भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएड सेकंड सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के टॉपिक मनु के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान की पुस्तक प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक का ये पहला चैप्टर है। भारत के प्राचीन राजनीतिक विचारकों में सबसे प्रमुख विचारक है मनु। भारत के जो प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए हैं उनमें मनु, शुक्र, बृहस्पति, कौटिल्य, विदुर, सोमदेव आदि प्राचीन भारतीय विचारक हुए हैं, जिसमें मनु प्रारंभिक विचारक है। अर्थात राजनीति विज्ञान के भारतीय विचारकों में मनु को प्रारंभिक विचारक के रूप में जाना जाता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार मनु को मानव जाति का जनक तथा प्रथम विधिवेत्ता माना गया है। अर्थात विश्व का प्रथम विधिवेत्ता मनु को कहा गया है। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। मनु वास्तव में मानव जाति के आदि पुरुष थे। आज विश्व के लगभग अधिकांश धर्म ग्रंथों में इसके बारे में विभिन्न नामों से उल्लेख मिलता है। मनु शब्द मनन शब्द से बना है। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान अर्थात मानव प्रजा कहा गया है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञ करता था। यानी विश्व में सबसे पहले यज्ञ को प्रारंभ करने वाला यज्ञकर्ता मनु को कहा गया है। मनु पृथ्वी के 14 शासकों की उपाधि या नाम है। वैकल्पिक रूप से राजवंशों के मुखिया के रूप में मनु को जाना जाता है। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना गया है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं 14 हुए। अर्थात मनु व्यक्ति नहीं है बल्कि यह एक पद है। इस तरह से प्रारंभिक जो राजा हुए उन्हें मनु कहा जाता था। तो मनु एक नहीं 14 हुए हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। आदि पुरुष मनु के नाम पर एक श्रृंखला चली जो मानव समाज के सुसंगठित रूप से राज्य के विकास और उसके चरम विकसित रूप के विकास तक चलती रही। जिस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की एक सतत श्रृंखला चली और इस श्रृंखला को राजमुकुट कहा गया, ठीक इसी तरह शंकराचार्य की गद्दियों के सभी भूस्वामियों को शंकराचार्य कहा गया। उसी प्रकार प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहकर पुकारा गया होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो मानव समाज का अध्यक्ष होता था उसे मनु कहते थे। मानव धर्मशास्त्र मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे, जिनका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपत्ति के रूप में किया जाता है। जनश्रुति के अनुसार मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है। पहले मनु ब्रह्मा के आध्यात्मिक पुत्र स्वयंभुव को संदर्भित करता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान ब्रह्मांड पर वैवस्वत नामक 7वें मनु का शासन माना जाता है।
वैवस्वत महान बाढ़ से पहले द्रविड़ के राजा थे। उन्हें विष्णु के मत्स्य अर्थात मछली अवतार द्वारा बाढ़ की चेतावनी दी गई थी और उन्होंने एक नाव बनाई जिसमें वेद, मनु के परिवार और 7 ऋषियों को मत्स्य की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह घटना की जानकारी महाभारत और अन्य पुराणों सहित अन्य ग्रंथों में भिन्नता के साथ दोहराई गई है। पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी स्त्री या पत्नी शतरूपा ही बची। इन दोनों से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके दूसरे पुत्र और पुत्रियों के कुल में महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई। मनु के युग के संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। मनु भारत के महान स्मृतिकार। हिंदुओं का कानूनी साहित्य 3 वर्गों में विभाजित है: धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएँ। उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्व सर्वाधिक है और धर्मशास्त्रों में सर्वप्रमुख स्थान मनुस्मृति अथवा मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु हैं। अर्थात मनु को विश्व का पहला स्मृतिकार कहा जाता है। मनु को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता माना है। याज्ञवल्क, गौतम, आपस्तंभ, पाराशर, शंख आदि द्वारा निर्मित स्मृतियों में भी मनु को आदि धर्म प्रणेता के रूप में मान्यता दी गई है। इस विषय में 2 मत नहीं है कि स्वयंभू मनु आदि धर्मशास्त्र प्रणेता तथा धर्मशास्त्र विषयक समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया। मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। हिंदुओं के साधारणतः विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्री नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मनुस्मृति मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों और देशों में लागू किया जाता है। वास्तव में ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी है। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक तथा पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता प्राप्त है। वस्तुतः मनुस्मृति मानवीय जीवन का संपूर्ण विधान है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है। मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक संख्या 274 के अनुसार कहा गया है कि राजा साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे।
युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। अतः जब आवश्यक हो तो निसंदेह ही या निशंक होकर युद्ध का आश्रय लिया जाए। यद्यपि यह धर्मानुकूल सुयुद्ध होना चाहिए। अर्थात इस श्लोक के अनुसार मनु के द्वारा निर्देशित किया गया है कि राजा को युद्ध का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। अतः राजा के लिए यह युद्ध से संबंधित और शांति और अहिंसा से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। मनुस्मृति के काल को लेकर के विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। चीन से प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण के अनुसार मनुस्मृति कम से कम 10,220 ईसा पूर्व प्राचीनतम सिद्ध हुई है। डॉक्टर BC सरकार के अनुसार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष पूर्व की रचना माना गया है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर हंटर के अनुसार मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं माना है। कालडवेल और एल्फिंस्टन इसे ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। इन सब से सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं कुशालकर का है, जिन्होंने मनुस्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना है। यह मत इस तथ्य से भी मेल खाता है कि भारतीय परंपरानुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेशवाहक अर्थात ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज मानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उसके वास्तविक रचयिता नहीं थे। उसके वास्तविक रचयिता वर्तमान सृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। संभवतः मनुस्मृति का यह ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति भार्गव, सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। संभवतः वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु के द्वारा संकलित की गई, अर्थात मनुस्मृति स्मृति आधारित एक ग्रंथ है, परंतु इस बारे में यह तथ्य ज्ञात नहीं है कि मनु ने यह संकलन कार्य कब किया। मनुस्मृति के अंतर्गत प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान संस्करणों में तो केवल 2,694 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं मनुस्मृति की विषय वस्तु के बारे में। मनुस्मृति की विषय वस्तु बहुत अधिक व्यापक है। भारतीय विद्वान डॉक्टर विजय कुमार ने मनुस्मृति को वैज्ञानिक और समाजशास्त्र की दृष्टि से राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ बताया है। मूल रूप से यह राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की विवेचना तथा उनके लिए आचार संहिता प्रस्तुत करता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण उपव्यवस्था है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं,
तथा 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति के जो 12 अध्याय दिए गए हैं उनके विषय निम्न प्रकार हैं। मनुस्मृति के पहले अध्याय का विषय है संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति, अर्थात इस अध्याय में बताया गया है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ये पहले अध्याय में बताया गया है। दूसरा अध्याय में जाति, कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन आदि के विषय में बताया गया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महाव्रज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि के बारे में बताया गया है। इसके चौथे अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य तथा गृहस्थ आदि के नियम बताए गए हैं, अर्थात इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। पांचवें अध्याय में भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ, यानी कौन से पदार्थ तो हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए, कौन से तो भक्ष्य हैं और कौन से अभक्ष्य हैं। अभक्ष्य यानी जो जिनका भक्षण न किया जा सके, अर्थात जिनको खाया न जा सके, अभक्ष्य पदार्थ और मनुष्यों के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम हैं। छठे अध्याय में वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के लिए विधान, व्यवहारिक विवादों का निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया, यानी किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो साक्ष्य की अर्थात सबूत की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न विधि, इनके बारे में बताया गया है। इसी में उल्लेख मिलता है कि न्याय करना राजा का धर्म है, अर्थात राजा न्याय के आधार पर अपने शासन का संचालन करे। 8वें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म, धन आदि संपत्तियों का विभाजन किया गया है। 9वां अध्याय अपराधों का निवारण तथा वैश्य एवं शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, अर्थात इसमें वर्णों के बारे में चर्चा हुई है। विभिन्न जातियों, अगले अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल के कर्तव्य और धर्म के बारे में 10वें अध्याय में उल्लेख किया गया है। 11वें अध्याय में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित, इसके बारे में बताया गया है। और लास्ट जो अध्याय है 12वां, इसमें कर्मों के अनुसार मनुष्य के 3 उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान, मानवीय गुण दोषों, नैतिक मूल्यों आदि की विवेचना की गई है। मनुस्मृति के बारे में अनेक राजनीतिक विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए। पाश्चात्य विचारक फ्रेडरिक नीत्शे के शब्दों में मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। यानी मनुस्मृति और बाइबल की तुलना की गई फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। दूसरे पाश्चात्य विचारक हुए मैकेंजी ब्राउन। इन्होंने लिखा है कि पाश्चात्य विश्व के लिए, अर्थात पश्चिमी विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह हिंदू कानूनों पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय विद्वान डॉक्टर विजय कुमार सरकार के शब्दों में मनुस्मृति में वैज्ञानिक,
और समाजशास्त्र की दृष्टि से राज्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पाश्चात्य विचारक एंटोनी रीड कहते हैं कि बर्मा अर्थात म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा आदर था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण किया गया, अनुवाद किया गया और स्थानीय कानूनों में उनको सम्मिलित कर लिया गया। बाइबिल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोलियोट लिखते हैं कि मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्शिया, ग्रीसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। अर्थात उन्होंने अपनी पुस्तक लुई जैकोलियोट जो विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक बाइबिल इन इंडिया में लिखा है कि मनुस्मृति वाज द फाउंडेशन अपॉन विच द इजिप्टियन, द पर्शियन, द ग्रीसियन एंड द रोमन कोड्स ऑफ लॉ वेयर बुल्ट एंड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ मनु इज स्टिल फेल्ट इन यूरोप। मनु की प्रतिष्ठा, गरिमा और महिमा का प्रभाव एवं प्रसार विदेशों में अधिक रहा। यानी भारत में तो था ही, भारत के साथ साथ विदेशों में भी अधिक था। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन से प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष, आदि धर्मशास्त्रकार, आदि विधि प्रणेता, आदि न्यायशास्त्री और आदि समाज व्यवस्थापक वर्णित किया है। मनु के मंतव्यों का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तकों में मैक्स मूलर, ए मैकडॉनल, ए फ्रीकीथ, पी थॉमस, लुई सरेनो आदि पाश्चात्य लेखकों ने मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के साथ साथ एक लॉ बुक भी माना है और उसके विधानों को सार्वभौम, सार्वजनीन तथा सबके लिए कल्याणकारी बताया है। मनुस्मृति के कुछ विचार जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात इसमें कहा गया है कि मनुष्य जन्म से शूद्र होता है। यहाँ पर 4 वर्ग बताए गए हैं जो कार्य के आधार पर बटे हुए थे। तो उसमें कहा गया है कि कर्म के आधार पर उनका नया वर्ण होता है, अतः सभी द्विज कहलाते हैं, अर्थात विद्वान कहलाते हैं। यानी व्यक्ति जन्म से तो शूद्र होता है लेकिन कर्मों से वह विद्वान होता है। मनुस्मृति ने जो लक्षण बताए धर्म के, मनुस्मृति विश्व की वह पहली स्मृति है जिसमें धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण है धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना अर्थात अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जो व्यक्ति इन 10 लक्षणों का पालन करता है उसे धार्मिक कहा जाता है। मनुस्मृति में महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा गया है
यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ इनका अनादर किया जाता है अर्थात जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सब कार्य निष्फल होते हैं। इस तरह से देखें तो मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा दिया गया है। मनुस्मृति का जो सबसे प्रमुख विचार है, इसमें भारत के भूभाग का वर्णन हुआ है, जिसमें कहा गया है आसमुदात्वे पूर्वादा समुदात्व पश्चिमात नयोरेवांतरम गेरियोरार्यवर्त विधुर्भवा। जिस क्षेत्र के पूरब और पश्चिम में समुद्र है, अर्थात पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, जो पर्वतों के मध्य है, तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पर्वतों के मध्य है तथा घिरा हुआ है, वह सरस्वती और दृश्वती जिसे ब्रह्मा की इरावती कहा गया है, तो जो सरस्वती और दृश्वती नदियों के अंतर में स्थित है वह देव निर्मित आर्यावर्त देश है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन हुआ है। कालिदास अपने ग्रंथ रघुवंश में लिखते हैं कि रघुवंशी राजा मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया करते थे और उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। अब है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। भारतीय राजदर्शन में मनु द्वारा प्रतिपादित सप्तांग राज्य सिद्धांत अत्यंत चर्चित है। इसके अनुसार राज्य एक शरीर की भांति है जिसके 7 अंग हैं। ये सभी राज्य रूपी शरीर की प्रकृतियां हैं जिनके बिना राज्य संचालन की कल्पना करना कठिन है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया गया है। जिसमें 7 तत्वों का वर्णन है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात 7 तरह की प्रकृतियां बताई गई हैं, जिसमें पहला अंग है स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। दूसरा अंग है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, अतः राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया है। राज्य का तीसरा अंग है पुर। पुर का अर्थ होता है परकोटा या राजधानी या किला अर्थात दुर्ग। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए और उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बतलाई हैं, जिनमें धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग,
वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग प्रमुख है। राज्य का अगला अंग है राज्य अर्थात राष्ट्र। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। राज्य का अगला अंग है कोश। मनु के अनुसार कोश राज्य का न केवल अनिवार्य बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा कर सके। अगला अंग है दंड अर्थात शक्ति या सेना। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जिसमें अस्थि सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पैदल सेना यानी पदाति। राज्य का 7वां अंग है मित्र। मित्र का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। ये हुए राज्य के 7 अंग कंप्लीट। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।